हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री से संबंधित तीसरा चैप्टर वैद्युत रसायन। दोस्तों, वैद्युत रसायन जो चैप्टर है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको पढ़ने से तीन ही चैप्टर समाप्त हो रहा है, मतलब हमारा केमिस्ट्री 40% कंप्लीट हो गया। केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर वैद्युत रसायन है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। वैद्युत रसायन की इंग्लिश होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल एनर्जी। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है हिंदी में वैद्युत ऊर्जा। उसके बाद केमिकल एनर्जी का मतलब होता है रासायनिक ऊर्जा। आइए देखते हैं परिभाषा को। वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, आप शॉर्टकट भी बोल सकते हैं। वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन करना ही वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा तरीका है, बस ये याद रखिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब हुआ हिंदी में वैद्युत ऊर्जा और केमिकल एनर्जी का मतलब हुआ रासायनिक ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन करना ही वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं फिर अगला। वैद्युत रासायनिक सेल, जिसका दूसरा नाम है गैल्वेनी सेल, और इसको भी बोल सकते हैं वोल्टीय सेल। तीनों में से किसी एक को भी बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे ही वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे डेनियल सेल। ठीक है, देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है वैद्युत अपघटनी सेल। वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है उसे ही वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। फिर से सुनिए, वैद्युत अपघटनी सेल वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है उसे ही वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा डेनियल सेल। तो देखते हैं दोस्तों डेनियल सेल क्या होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रोड मतलब कोई भी सेल हो दोस्तों, उनमें दो इलेक्ट्रोड पाया जाता है। कोई भी सेल हो, पहला एनोड, दूसरा कैथोड। एनोड का मतलब माइनस में, कैथोड का मतलब प्लस में। कोई भी सेल आप देखिए उसमें दो इलेक्ट्रोड कन्फर्म में पाया जाएगा। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला बनाते हैं। फार्मूले से फिगर पे आते हैं। ठीक है, फार्मूले के रूप में है लोन, LOAN। ठीक, एक फार्मूला है। एल का मतलब लेफ्ट होता है, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसे ही ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक, ए से एनोड, एनोड का मतलब माइनस में। ठीक, एन से निगेटिव, ये भी माइनस में। ठीक, उसके बाद इसी का जस्ट उल्टा फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, यहाँ है एल से लेफ्ट है, उसको राइट कर देंगे, आर से राइट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ ओ से ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, और अपचयन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ही अपचयन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद ए से एनोड है, इसका उल्टा कैथोड है। एनोड का मतलब माइनस में, कैथोड का मतलब प्लस में। एन का उल्टा पी, एन से निगेटिव, पी से पॉजिटिव। दोस्तों, ये हमारा फार्मूला हो गया, और फार्मूला का जस्ट उल्टा फार्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। आइए फिर वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फिगर है। आइए इस फिगर में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस फिगर में एक एक पॉइंट को आप देखिए,
और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो आइए वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये फिगर है आपका और इसमें दो पदार्थ लेंगे, पहला Zn दूसरा का Cu। ठीक, Zn की छड़ को यहाँ पर रखेंगे, कॉपर की छड़ को यहाँ पर रखेंगे। तो यहीं पर Zn की छड़ को क्यों रखेंगे? क्योंकि Zn हमारा ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है, और कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। फार्मूले में देखिए L से लेफ्ट यहाँ पर वो रखा जाएगा जो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। सेकंड में देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ये लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, ये आपका राइट है, और यहाँ पर दो पदार्थ लिए जाएंगे Zn और Cu। Zn की छड़ को यहाँ पर रखा जाएगा, Cu की छड़ को यहाँ पर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि Zn हमारा ऑक्सीकरण संख्या है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है। ठीक है दोस्तों, L से लेफ्ट ये हमारा लेफ्ट है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, Zn जो है इलेक्ट्रॉन को दान करता है और दो ही इलेक्ट्रॉन को दान करता है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख सकते हैं। ठीक, ऐसे एनोड, एनोड मतलब माइनस में, और यहाँ पर एनोड माइनस में है, यानी से निगेटिव चार्ज। उसके बाद इधर देखिए अगले फार्मूले में R से राइट, इधर आपका राइट है, रिडक्शन मतलब अपचयन, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर जो जिंक आपका इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है वही इलेक्ट्रॉन कॉपर यहाँ पर ग्रहण करता है, इसीलिए यहाँ पर रिडक्शन बोला गया है। C से कैथोड, यहाँ पर देखिए कैथोड प्लस में। ठीक, P से पॉजिटिव और पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, इसी फार्मूले के हिसाब से आपका फिगर है। अब यहाँ पर वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, एक एक पॉइंट को देखिए। यहाँ पर हम Zn की छड़ को Zn के विलयन में ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये Zn की छड़ है और यहाँ पर Zn की विलयन में ही रखते हैं। उधर साइड में कॉपर की छड़ को कॉपर के विलयन में रखते हैं, और जो सबसे अच्छा होता है हमारा विलयन यहाँ पर ZnSO4 जिंक सल्फेट में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर Cu2+ SO4 2-। यहाँ पर जिंक की छड़ है, यहाँ पर कॉपर की छड़ है, दोनों को उसी के विलयनों में रखा गया है। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर एक गैल्वेनी मीटर लगाते हैं, पहले जोड़ते हैं। यहाँ पर हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद बीच में गैल्वेनो मीटर लगा दिया। क्यों? क्योंकि मैं दिखाता है कि धारा किस प्रकार चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब हमें ये देखना है इस फिगर में कि धारा चल रही है कि नहीं चल रही है। इसको मत देखिए बीच वाला, ठीक, इसको हटा के, अगर ये ना रहे तो धारा नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है Zn, दो इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, इधर आ रहा है Zn जो है दो इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, कॉपर दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, लेकिन फिर भी वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, लेकिन फिर भी इधर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जगह खाली है। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं बना है, इसको मत देखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक कूद के आएगा नहीं, ना तो इसमें से इसमें कूद कर जाएगा नहीं, तो वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमने एक पुल का निर्माण किया। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया ये फिगर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको बोलते हैं लवण सेतु। ठीक है दोस्तों, लवण सेतु, KCl, K प्लस में Cl माइनस में, और इसी पॉइंट को बोलते हैं अगर सेल, और इसी के कारण ही वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ से Zn अपना दो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। जब वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से चलेगी धारा, यहाँ तक आएगी। उसके बाद फिर जब वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ से निकल के यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी दोस्तों, तो हमारा वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए फिर जब ये प्रक्रिया चलती रहती है, वैद्युत धारा चलती रहती है, ठीक है ना, हमारा वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो एक समय ऐसा आता है कि Zn अपना इलेक्ट्रॉन जो दान करता है, Zn अपना इलेक्ट्रॉन जब बार बार दान करता है, कॉपर ग्रहण करता है, और आपकी प्रक्रिया चलती रहती है, तो एक समय ऐसा आता है यहाँ पर जो Zn की छड़ है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को दान करते करते ये छड़
कट जाती है, आधी हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके रुकता है, यहाँ से यहाँ पर जिंक की छड़ पतली हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो कॉपर की छड़ है, इलेक्ट्रॉन आते आते जो कॉपर की छड़ है ये मोटी हो जाती है दोस्तों, ठीक है, मोटी हो जाती है, ठीक। कुछ टाइम बाद जो ZnSO4 है, तो Zn के इलेक्ट्रॉन को दान नहीं करने देता है, ये मना करता है। उसके बाद यहाँ पर जो SO4 है ये कॉपर को मना करता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण मत करिए। यहाँ पर मना करता है दान मत करिए, यहाँ पर मना करता है आप ग्रहण मत करिए, ठीक है दोस्तों। जब ये दोनों मना कर देते हैं तो वैद्युत धारा रुक जाती है, प्रवाहित नहीं होती है। उसके बाद जो है, जो हमारा Cl- है, ये यहाँ से आके यहाँ पर अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने पर ये Zn2+ फिर इलेक्ट्रॉन दान करने लगता है, और जो यहाँ पर पोटेशियम K है यहाँ आके अभिक्रिया कर लेता है CO2+ से, और यहाँ बनाता है K2SO4। K यहाँ से अभिक्रिया करता है, Cl- यहाँ से अभिक्रिया करता है, और फिर से धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है दोस्तों। और ये इस अर्धशेल को, इतने अर्धशेल को यहाँ बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्धशेल, और इतने अर्धशेल को बोलते हैं दोस्तों अपचयन अर्धशेल, अपचयन अर्धशेल, ठीक है। और इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, इसको उपचयन अर्ध अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, Zn जो हमारा ये अभिक्रिया है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, यह हमने पहले ही बताया था। Zn अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, और इधर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है दोस्तों, वही आपकी अभिक्रिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यस का मतलब सॉलिड, AQ का मतलब एक्वेंस, मतलब जो विलयन में रहता है, ठीक है। Zn दान कर रहा है, कॉपर ग्रहण कर रहा है। देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक। दोस्तों फिर इस डेनियल सेल से संबंधित अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं, मतलब जो हमारा जिंक इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है और जो कॉपर ग्रहण कर रहा है, उस रिएक्शन को जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका जिंक रिएक्शन है, ठीक, वो आपका कॉपर की रिएक्शन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने बताया इसका मतलब सॉलिड, AQ का मतलब एक्वेंस, मतलब जो विलयन में रहता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, ठीक है दोस्तों। तो कटने पर हमारा बचा इधर देखिए Zn प्लस Cu2+, ये हमारा सॉलिड है, हमारा एक्वेंस है। इधर बचा Zn2+ प्लस Cu, ये एक्वेंस है, ये सॉलिड है, और इसी को बोलते हैं शैल अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। मतलब जो Zn इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, उन्हीं दोनों अभिक्रियाओं को आपस में जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद हमारा जो मिला अभिक्रिया वो शैल अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यही हमारा शैल अभिक्रिया है। तो इसके आगे देखते हैं फिर दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं जो हमने डिटेल में पढ़ा वही शॉर्टकट में दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं शैल निरूपण। तो आइए देखते हैं शैल निरूपण। यहाँ पर हमने Zn की छड़ को रखा, Zn हो गया, और Zn2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को दान किया, ठीक है दोस्तों। इसको S बोलते हैं सॉलिड, इसको AQ एक्वेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बीच में हमने एक सेतु का निर्माण किया, ठीक है। बीच में हमने एक सेतु का निर्माण किया जिसको बोलते हैं लवण सेतु, ठीक है। और यहाँ पे हमने कॉपर की छड़ को कॉपर के ही विलयन में रखा था, ठीक है। कॉपर की छड़ को कॉपर के ही विलयन में रखा गया था। ये यहाँ पर कॉपर की छड़ है, इसी को बोलते हैं शैल निरूपण। इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पर हमने पूरा डिटेल बताया वही आपका यहाँ पर शॉर्टकट है। Zn रखा था, Zn की छड़ को Zn के विलयन में ही रखा था। उसके बाद राइट साइड में कॉपर की छड़ को कॉपर के ही विलयन में रखा था, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पर देखिए लवण के कार्य। लवण के कार्य होते हैं फर्स्ट में परिपथ को पूर्ण करना, जो हमारा परिपथ है उसको पूर्ण करने का काम करता है। सेकंड है वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना, ठीक है दोस्तों। ये आपका पॉइंट है दोस्तों। तीसरा चैप्टर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।